बुलेटिन में सबसे पहले बात दिल्ली में हो रहे तशद्दुद की। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के कुछ इलाकों में तशद्दुद की ताज़ा वाक़यात रुनुमा हुए हैं, तहम पुलिस ने इस पर काबू पा लिया है। दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद में अब तक 1 पुलिस एहलकार समेत 10 की मौत हो गई है, जबकि 56 पुलिस एहलकार और 130 आम लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने अफवाहों पर यकीन नहीं करने और अमन व अमान को बनाए रखने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक ड्रोन से तशद्दुद ज़दा इलाकों पर नजर रखी जा रही है। जो एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं, सिचुएशन पूरी कंट्रोल में है, लेकिन कई जगह पे जो स्ट्रे इंसिडेंट्स हैं वो हो रहे हैं और पुलिस उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। इसी दौरान हमारे 56 पुलिस पर्सनल्स को चोटें आई। अनफॉर्चुनेटली हमने एक साथी अपना हेड कांस्टेबल रतनलाल, जैसे आप सब जानते हैं, उसको खो दिया। इसके अलावा 2 IPS ऑफिसर्स हैं, उनको चोट आई। DCP शादरा को भी हेड इंजरी है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, और बाकी 56 पुलिस पर्सनल्स को चोट है। और इसके साथ साथ 56 इसके अलावा 130 जो पब्लिक पर्सनल्स हैं उनको चोट है, उनको भी हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय की गई है और कुछ क्वार्टर्स में ये खबर थी कि जो फोर्स है उसकी कमी है। इसको बिल्कुल हम खंडन करते हैं, डिनाई करते हैं। सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय की गई है। उसके अलावा MHA से जो एडिशनल फोर्स भी हमें मिली है उसको भी डिप्लॉय कर रहे हैं। और जो मेन इसका कारण रहा है वो काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, मिक्स्ड पॉपुलेशन है, और कुछ जगह पे इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे जब तक पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया उससे पहले कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने कुछ इंसिडेंट्स किए, लेकिन पुलिस उनको रिस्पॉन्ड कर रही है। कल भी रिस्पॉन्ड किया और आज भी उनको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस है, हमारे पास पैरामिलिट्री में CRPF है, RAF है, SSB है, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस हमें जो मिली हैं उसको डिप्लॉय किया गया है। दिल्ली पुलिस ने अपने एडिशनल रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया हुआ है। जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं, जैसे क्राइम ब्रांच और बाकी यूनिट्स हैं दिल्ली पुलिस की, वहां से भी मैक्सिमम रिसोर्सेज को मोबिलाइजेशन किया हुआ है। सीनियर ऑफिसर, स्पेशल CP रैंक के ऑफिसर्स सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में तमाम सीनियर ऑफिसर्स मॉनिटर कर रहे हैं। ग्राउंड पे तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं, पेट्रोलिंग की जा रही है और एरिया को डोमिनेट किया जा रहा है। अभी भी जो हमने कल जैसे इंसिडेंट हुआ है उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 144 सेक्शन इम्पोज किया हुआ है और तमाम जनता को मैं अपील करना चाहूंगा कि शांति बनाए रखें और सहयोग करें। कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं, आप र्यूमर्स पे ना जाएं। 144 के बावजूद भी कुछ जगह पे कुछ एरियाज पे आज भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको हमने रिस्पॉन्ड करके उस पर एक्शन लिया है। मैं एक स्ट्रांग मैसेज भी देना चाहूंगा, जितने भी तमाम हमारे मिसक्रिएंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ अभी तक हमने 11 FIR दर्ज की है, कुछ हमने डिटेन भी किया है और भी ज्यादा हम अब डिटेन करेंगे। सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है। जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ जो गलियां हैं वहां कोई भी अगर इंसिडेंट होती है तो पुलिस उसी समय रिस्पॉन्ड कर रही है। और इसके अलावा जो हमारे पास ड्रोन्स की भी हम हेल्प ले रहे हैं, ड्रोन से भी हम निगरानी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो पत्थरबाजी की है, काफी लोगों ने छतों से पत्थरबाजी की है, अपने घर की छत से की है, उस पर भी हमने नजर रखी हुई है। CCTV से हम इनकी रिकॉर्डिंग भी चेक कर रहे हैं और इसके अलावा ड्रोन की मदद से पूरा जो एरिया है उसको डोमिनेट किया हुआ है।
तो मशरक़ी दिल्ली के आज कई इलाकों में हमने देखा कि पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए और जिसमें कई अफराद जख्मी हुए हैं और साथ ही साथ अगर अमवात की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़कर अब 10 हो चुका है। इस वक्त ही अगर बात करें तो क्या कुछ मशरक़ी दिल्ली में हालात है, क्योंकि लगातार हालात पर नजर बनी हुई हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? अगर मशरक़ी दिल्ली की बात करें, शुमाल मशरक़ी दिल्ली की, तो अभी इस वक्त क्या कुछ मौजूदा हालात बने हुए? हम देख रहे थे कि पुलिस के एहलकार की जानिब से, आला ओहदेदार की जानिब से कहा जा रहा था कि हालात जो हैं काबू में हैं लेकिन कशीदा हैं। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर मैं वो देना चाहूँगा कि दिल्ली में जिस तरह से मौजूदा हालात बने हैं पिछले कुछ दिनों से, लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर है, यानी कि कानून व्यवस्था का जो स्पेशल सीपी था, उसे हटाते हुए एक नया स्पेशल सीपी नियुक्त किया है। और जो नया स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जो होगा वो होंगे एसएन श्रीवास्तव। एसएन श्रीवास्तव जो पहले दिल्ली पुलिस में ही कार्यरत थे, दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल के में भी बाकायदा रह चुके हैं और उसके बाद वो डेपुटेशन पे सीआरपीएफ गए थे। सीआरपीएफ से उनको तत्काल उनको कार्य मुक्त करके कार्य करने का आदेश दिया गया है और उसके बाद दिल्ली पुलिस में जल्द से जल्द ज्वाइन करने का आदेश दिया गया है। एसएन श्रीवास्तव को उनके कार्य को देखते हुए इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया है। एसएन श्रीवास्तव नए अब लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल कमिश्नर होंगे और संभवतः हो सकता है वो दिल्ली पुलिस के अगले कमिश्नर भी बन सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं जिस तरह से हालात की, तो जिस तरह से हालात राजधानी दिल्ली में बने हैं बाकायदा, उसको ध्यान में रखते हुए अब कई इलाकों में बाकायदा कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। कर्फ्यू जैसे हालात इसलिए क्योंकि धारा 144 लगाई गई है। जिस तरह से बाकायदा बात करें, खासकर जो करावल नगर का इलाका है, जो जाफराबाद का इलाका है, वहाँ पर जो तमाम जो लोग जो सड़कों पे बैठे हुए थे उनको अब हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, जो यहाँ पर सरकारी जो सार्वजनिक संपत्ति है और वहाँ पर आप इस तरह से घेर करके नहीं बैठ सकते हैं। तो वहाँ से हटाने का जो एक कोशिश है बाकायदा वो की जा रही है। लेकिन जिस तरह से कर्फ्यू जैसे हालात की अगर बात करें तो आज कई इलाकों में, दिल्ली के कई ऐसे इलाकों में बाकायदा काफ़ी आगजनी देखने को मिला। यहाँ तक कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो जाफराबाद इलाके से सटा हुआ जो भजनपुरा इलाका है, खजूरी खास का इलाका है, वहाँ पर काफ़ी वहाँ पे हंगामा देखने को मिला और निश्चित तौर पे वहाँ पर जिस तरह से हालात बने, खासकर चांद बाग का जो इलाका है, वहाँ पर कई घरों में और दुकानों में आग लगा दी गई है। लेकिन जिस तरह से वहाँ तोड़फोड़ की गई, जिस तरह से वहाँ आग शंकर, क्योंकि दिल्ली में जो तशद्दुद हो रहा है शुमाल मशरक़ी इलाके में, वो अब सिर्फ रोड पर ही नहीं मुनहसिर रहा बल्कि गलियों तक पहुंच चुका है। लगातार यही कोशिश हमने देखा कि तस्वीरों के जरिए की पुलिस जो गलियों से लोग निकल रहे हैं उन्हें समझा बुझाकर वापस उनके घरों को जाने के लिए कह रही। कई तस्वीरें हम तक ऐसी मौसूल हुई। ऐसे में जब गली गली में इस तरह के तशद्दुद होने लगे तो पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में पुलिस इस तमाम चीजों से कैसे निपटने की कोशिश कर रही है? वाकई में काफ़ी मुश्किल भरा वो वक्त था और ऐसे वक्त में बाकायदा मैं भी बाकायदा कई ऐसे लोकेशन पे गया जहाँ मैं और हमारे कैमरा पर्सन बाकायदा उस इलाकों में गए जहाँ पर बाकायदा कई सकरी गलियाँ था जहाँ से पत्थरबाजी हो रही थी। तो जिस जगह पे पत्थरबाजी हो रही थी तो वहाँ पर पुलिस कर्मी भी बाकायदा वहाँ बहुत मुश्किल से जा रहे थे। तो वहाँ पर जिस तरह से हालात बने थे तो लिहाजा वहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल एक साथ वहाँ पर गए और बाकायदा लोगों को समझाने का प्रयास किया कि कानून को आप हाथ में ना लें। लेकिन जिस तरह से हालात बने हैं यहाँ पर मामला अब सिर्फ सीए का नहीं रह करके बल्कि अब यह मसला एक धार्मिक उन्माद जैसा बनता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर अब कोशिश की जा रही है, कई इलाकों में जो धारा 144 लगा दी गई है, जिसके चलते अब लोगों को घर से बाहर निकलने की एक तरह से कहा जा सकता है थोड़ा सा सख्ती कर दी गई है, जिसके चलते एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस की। खबर ये भी है कि कई बॉर्डर्स को सील भी किया गया। शंकर आनंद, देखिए, जो गाजियाबाद और लोनी से सटा हुआ जो बॉर्डर इलाका था वो उसको सील किया गया है और इस मामले पर जो गाजियाबाद के जो डीएम है उन्होंने औपचारिक तौर पे इस खबर की पुष्टि भी कर दी है और उन्होंने कहा है कि देखिए, जिस तरह से दिल्ली के हालात बन रहे हैं, दिल्ली में हिंसात्मक जो तरीके से जिस तरह से एक माहौल बन रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया और गाजियाबाद लोनी से सटा हुआ जो बॉर्डर इलाका है उसको सील कर दिया गया है। एक तरह से कहा जा सकता है शुरुआती तौर पर वहाँ जो आम लोग थे, जो आम जनता थी, जो हिंसा
के समर्थन में थे, वो लोग वो शुरुआती तौर पे बंद कर रहे थे, लेकिन अब औपचारिक तौर पर प्रशासन ने इस मामले की जिम्मेवारी लेते हुए वहाँ पर जो बॉर्डर इलाके हैं उसको सील कर दी है, जिससे कि बाकायदा अब वहाँ पर कोई भी आना जाना जो है काफ़ी मुश्किल भरा होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली के अंदर में जिस तरह से हिंसा के हालात बन रहे हैं उसका असर कहीं न कहीं गाजियाबाद और लौनी यानी कि जो उसके बॉर्डर इलाके में जो उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पर भी पड़ेगा, और ख़ासकर तौर पर उन लोगों पर जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश काम के लिए बिल्कुल, लेकिन सबसे पहली जो तरजीह होती है वो हालात पर कंट्रोल करने की होती है, और इसीलिए हमने देखा कि अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जा रहे हैं ताकि हालात पर काबू मुकम्मल तरीके से पा लिया जाए। और इसी कड़ी में एक और बड़ा कदम उठाया गया है कि नए स्पेशल कमिश्नर की भी तकर्री अमल में लाई गई है। बेहद शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। उधर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अस्पताल पहुंचकर तशद्दुद में जख्मी हुए अफराद की अयादत की। इस मौके पर इन्होंने अमन बनाए रखने की अपील की और कहा कि इस तरह के तशद्दुद से किसी मजहब का फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ दिल्ली वालों का नुकसान हो रहा है। की कोशिश की है तो फिर से मेरी यही अपील है सब लोगों से, हिंदू भी मर रहे हैं, मुसलमान भी मर रहे हैं, पुलिस वाले भी मर रहे हैं, सभी इंजर्ड हो रहे हैं, किसका फ़ायदा हो रहा है इस सब से? किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये पागलपन तो बंद करना चाहिए। जीटीबी नगर में भी आपने मुलाकात की, कई सारे इंजर्ड, वहाँ पे भी कई सारे इंजर्ड से, वही मैंने वहाँ पे पूछा, वहाँ पे हिंदू भी इंजर्ड हैं, मुसलमान भी इंजर्ड हैं, अपने पुलिस वाले भी इंजर्ड हैं, किसका फ़ायदा हो रहा है इस सब? दिल्ली में हो रहे फसादात के खिलाफ केरल के मल्लापुरम में एहतजाज किया गया। यह एहतजाज यूथ लीग के बैनर तले किया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत से हालात को जल्द से जल्द काबू करने का मुतालबा किया। बैनर के साथ सड़कों पर निकले नौजवानों ने मुल्क की दारुल हुकूमत में पुलिस के रोल पर भी अफसोस का इजहार किया और हुकूमत से लोगों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाने की पुरजोर अपील की। मौजपुर, जाफराबाद और आसपास के कई इलाकों में तशद्दुद की वारदात के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क ने अर्जी दाखिल की है और कोर्ट से मुतालबा किया है कि मामले की आज़ादाना तहकीक की जाए। अर्जी में यह भी मुतालबा किया गया है कि तशद्दुद में हलाक शुदगान के अहले खाना को मुआवजा भी दिया जाए। वहीं अर्जी में यह भी मुतालबा किया गया है कि जिन सियासी लीडरों ने गलत बयानी की है उनके खिलाफ कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुध के रोज शुमाल मशरक़ी दिल्ली में सीए के मामले में एफआईआर और तशद्दुद में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी की दरखास्त की समाअत पर इत्तफाक किया। दायर की गई दरखास्त में कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश साहब सिंह के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। दिल्ली में होने वाली झड़पों से मुतालिक ऐसी ही एक अर्जदाश्त पर सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत होने वाली है। दिल्ली तशद्दुद के पेश नजर अमित शाह की सदारत में दिल्ली में मीटिंग हुई। मीटिंग में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल भी मौजूद रहे। मीटिंग में तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और दिल्ली के और दिगर कई आला अफसरान भी मौजूद रहे। मीटिंग में दिल्ली में हालात बेहतर बनाने पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में इस बात पर भी गौर किया गया कि सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए जाएं और फसादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मीटिंग में इस बात पर भी तबादले ख्याल हुआ कि सियासी लीडरों की गलत बयानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। I'm coming in from a perspective of a normal citizen who suffered 2002, had to leave the city in 2002, and I'm extremely sad and disappointed. Let's not fight amongst ourselves. Let's not talk to each other. Can I complete my point here? Boss, I've seen 2002. I've worked in 2002. I've had to leave my city and my career in 2002. 18 years hence, I'm standing up here. Again, it's a whole cycle come back for me. Unfortunately, right now, I also have a kid to sustain. Perhaps I was very young at that point of time. It's great to be here. We also have a lot of people around here. What is the message that we want to convey to the whole world which is watching us today? There are 3 simple points. One, we've elected a government and not somebody who's supposed to perform and not to be on Twitter and visit Rajpath. He's here to protect us. That's number 1. Number 2, we are all here for the last 2 months at various places because we've got an incompetent Home Minister.
Number 3, the most important thing that I want to say here, what are we going to do to protect lives, save lives over the next 2 days? That's something that we need to do, boss. I think you all are right in your own opinions and perspectives. That's my view. And I'm very sorry if I've hijacked this entire thing. Literally speaking, I do agree because we have difference of opinions, and literally we are present here because we have some similarity. You know, we have the solidarity with the thing. That is why we are here. But then we have to. और कुछ को इंडिया गेट की सड़क पर उन्होंने रख रखा है। कैंडल के सामने तलबा और तालिबात जेएनयू की मौजूद हैं और साथ ही साथ इन्हें साथ मिला है जेएनयू के असातिज़ा का। ये तमाम लोग हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और उनका कहना है कि दिल्ली में जो फसादात हो रहे हैं उससे हुकूमत सख्ती से निमट क्यों नहीं रही, ऐसा इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। साथ ही साथ हालात को काबू में करने का मुतालबा भी इनकी तरफ से किया जा रहा है। उधर दिल्ली में तशद्दुद और कशीदगी के मामले को लेकर इंडिया गेट पर आप देख रहे हैं कि लगातार एहतजाज हो रहा है, तलबा जेएनयू के पहुंचे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए अमित शाह की सदारत में दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल साथ ही साथ LG अनिल बैजल मौजूद थे और इसके अलावा मुतालिका अफसरान भी मीटिंग में शामिल हुए थे। इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया गया और किन किन चीज़ों पर गौर ख़ौस किया गया, आइए आपको सुनाते हैं। सब लोग चाहते हैं कि ये हिंसा रुकनी चाहिए। हिंसा से किसी का भी भला नहीं हो रहा है। एक हेड कांस्टेबल की मौत हुई और 6 सिविलियंस की मौत हुई, वो सब लोग किसी न किसी के घर के लोग थे और हमारे ही अपने दिल्ली के लोग थे। तो जितनी हिंसा बढ़ेगी उसका किसी को भी फ़ायदा नहीं है। अभी गृह मंत्री जी ने सभी पार्टियों की और ऑफिसर्स की, कंसर्न्ड ऑफिसर्स की, पुलिस की मीटिंग बुलाई थी जिसमें LG साहब भी मौजूद थे, बीजेपी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, आम आदमी पार्टी के थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में मैं था, पुलिस कमिश्नर थे, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और बहुत सकारात्मक मीटिंग रही जिसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सबने ये तय किया कि ये हमारी अपनी सबकी दिल्ली का मामला है और सभी पार्टियां मिलके और सभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके दिल्ली में वापस शांति बहाल करने के लिए जो भी संभव प्रयास है हम सब संभव प्रयास करेंगे। सभी अथॉरिटीज़ ने और गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जितनी भी पुलिस की कोई कमी नहीं होने देंगे, जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम सब लोग मिलके करेंगे। ऐसा लग रहा था कि पुलिस की नीचे कमी नज़र आ रही थी, तो वो आश्वासन दिया है कि कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे और जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी पुलिस की वो मुहैया कराएंगे और सब लोग इसके ऊपर पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के सब लोग अपनी दिल्ली में शांति बहाल करने के लिए प्रयास करेंगे। ये बात मैंने मीटिंग में भी उठाई इस बात को कि जिस तरह से भड़काऊ भाषण आए हैं, जब तक उनके ऊपर अंकुश नहीं लगेगा तब तक इस सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो यही वजह थी, HM साहब ने भी इस बात को माना कि हमने अपने जो भी पॉलिटिकल पार्टी से वो एफिलेटेड हैं उनको भी कहा गया, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, कि उनके ऊपर अंकुश लगाएं, वरना ये अगर भड़काऊ भाषण नहीं देते, भड़काऊ बातें नहीं करते तो आज मैं समझता हूँ कि दिल्ली की ये सिचुएशन नहीं होती। हिंसा भड़कती कैसे है कि भड़काऊ भाषणों से। इस वक्त तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि दिल्ली के अंदर हिंसा को रोका जाए और जो बात जो मैंने पहले कही है कि किस तरह से ये भड़काऊ भाषण दिए गए जिसकी वजह से हिंसा भड़की, HM साहब ने आश्वासन दिया कि उसके ऊपर भी पूरा अंकुश लगेगा। उनके बिना नाम लिए उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है और मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट गौतम गंभीर का कहना है कि इश्ताल अंगेज बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो बीजेपी के कपिल मिश्रा ही क्यों ना हो। कि जिसने भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो कोई भी हो, जिन्होंने भी प्रोवोक करने वाली स्पीचेस दी हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए, उनके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो है अब ये पार्टी का मुद्दा नहीं रह गया, ये सारे दिल्ली वासियों का मुद्दा रह गया। सारे दिल्ली वासी खुश तरीके से, शांति के तरीके से रहना चाहते हैं। एक बहुत सुंदर दिल्ली है, हर तरीके से हम एक बेहतर दिल्ली बनाना चाहते हैं, लेकिन चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो ऐसी स्पीचेस देंगे उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो और जिस तरीके का एक्शन होगा मैं उसके साथ हूँ। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत तशद्दुद पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही।
आप ये वायलेंस क्यों है उनको बोलो, उनकी नाक के नीचे वायलेंस हो रहा है। क्यों हैदराबाद में पड़े हुए हैं? जाइए दिल्ली को जाइए, कंट्रोल करिए। यहां क्यों बैठ के मिठाई खा रहे आप? कब तक मेरे नाम की मिठाई खाएंगे? जाइए, आपको MOS होम बनाया गया है, दिल्ली जाइए, दिल्ली को कंट्रोल करिए। क्या हो रहा है होम मिनिस्ट्री में? लोग बड़ी उम्मीद थे, वो लोग बीजेपी के लोग बोलते थे कि अमित शाह क्या हो रहा है, फिर बताइए। कैपिटल के अंदर एक नहीं, जामिया हो गया, JNU हो गया, इलेक्शन में इस तरह का बातें कही गई। अब कल जो हरकत हुई और आज भी हो रहा है, कंप्लीट नाकामी है इसमें। बीजेपी एज अ गवर्नमेंट की पूरी नाकामी, और वो जिम्मेदार है इसके। भारत के कैपिटल के रहने वाले लोगों के घर जल रहे हैं, गरीब पिट रहा है, पूरी मार्केट जल रही है। और मैं क्या बोलूं सर, मुझे अपनी देश की फिक्र है। मुझे देश की राजधानी में ये जो नंगा नाच हो रहा है उसकी फिक्र है। मुझे फिक्र नहीं है ट्रंप की, मुझे हरगिज फिक्र नहीं। मुझे अपने देश की जनता की फिक्र है, सिटीजन की डिग्निटी की फिक्र है, गरीबों की फिक्र है। उस पर तो कोई बात करिए ना, उस पर क्यों नहीं बात किया जाता है? भोपाल के इकबाल मैदान में CAA, NRC और NPR के खिलाफ सत्याग्रह जारी है। सत्याग्रह के 56वें दिन भी हुकूमत से शहरियत कानून को वापस लेने की मांग को लेकर एहतजाज किया गया। सत्याग्रह में शामिल तलबा मरकजी हुकूमत के साथ मध्य प्रदेश की कमलनाथ हुकूमत से भी सख्त नाराज हैं। दोनों हुकूमत से नाराजगी के असबाब पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की। इकबाल मैदान में आज 56वें दिन भी CAA, NRC और NPR को लेकर एहतजाज जारी है। आज एहतजाज भी जारी है और यहाँ के लोगों को कुछ बात को लेकर नाराज़गी भी है कि इस इकबाल मैदान के आसपास से सत्ता के गलियारों के लोग जब गुजरते हैं तो NPR की बातें तो बंद कमरों में करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं आते। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर 56 दिनों से वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश की सरकारों की बात करें तो कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर या 200 लोग आपसे मिलने के लिए नहीं आए? ये एक्चुअली उनकी, मैं एक शेर के साथ ये कहना शुरू करूँगा कि ये जिस्म से नहीं जहन से अपाहिज हैं। ये उधर ही चलते हैं जहाँ रहनुमा चलाते हैं। आज यहाँ पर अगर अनऑफिशियल कहा जाए तो दिग्विजय सिंह जो मंत्री नहीं है वो आ चुके हैं। उन्होंने भी वादा किया था और इन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में NPR लागू नहीं होगा, और उस वादे पे कांग्रेस सरकार खरी उतरती हुई नहीं दिख रही है और उन्होंने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया ऑफिशियली, और वो काम रतलाम में शुरू भी हो गया। आज हमारे यहाँ मसाजिद कमेटी में एक बड़ा प्रोग्राम था जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के सारे काजी हजरात, हमारे रहनुमा हाजिर हुए थे, और बड़ी उम्मीद थी हमें कि वो वहाँ पर NPR की बात कमलनाथ जी से करेंगे, लेकिन वहाँ भी किसी ने NPR की बात नहीं की। बिल्कुल ये सही बात है कि हमें आश्वासन जरूर दिया जाता है कि हम NPR, हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर कहे थे कुछ दिन पहले, आपने सुना कि ये कहा गया कि हम लोग NPR लागू नहीं करेंगे। ये सामने आम जनता के सामने उनके मुखौटे, उनके चेहरे समझ में आ रहे हैं कि पर्दे के पीछे सामने तो बात करते आश्वासन की कि NPR लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन जब मीटिंग होती है, जो इस तरीके से चर्चाएं होती है, उसमें इन मुद्दों पर कोई बहस नहीं होती है, कोई बात नहीं होती है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे मसाजिद कमेटी में अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो जब हम मैयतों में NPR, CAA और NRC का विरोध कर रहे हैं तो फिर वहाँ तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहाँ सारे लोग बैठे हुए थे और उनको वहाँ ये मुद्दा उठाने ही चाहिए था। आज अगर उन लोगों ने हमारे लिए मुद्दा नहीं उठाया है तो इसके मायने ये है कि हमारे पुष्ट पे भी वो लोग नहीं हैं, और हम इस सरकार से भी नाराज़ हैं और अपनी नाराज़गी का विरोध इसी तरह से करते रहेंगे और यहीं जमे रहेंगे इसी जगह पे जिस तरह से ये 2 महीने होने जा रहे हैं। और हमारी भूख प्यास, सोना बैठना सब हमारे लिए एक अजाब हो गया है। क्यों कि हमारे बच्चे, हमारी कौम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारी कौम है और ये कौम आज ख़तरे में है, और हम इसका विरोध बिल्कुल दिल से खून दे के और अपने आप को मार के भी कर सकते हैं। ये हमारा पूरी नाराज़गी दोनों सरकारों से, दिल्ली से भी और मध्य प्रदेश सरकार से। दोनों सरकारों से नाराज़गी में देखते हैं कि इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर दावे करते हैं, दम भरते हैं, कौम परस्ती का, उन लोगों ने जब चीफ मिनिस्टर से मुलाकात होती है और वहाँ पर इसका NPR का, CAA का, NRC का जिक्र नहीं होता, तो ये कैसे मान लिया जाए कि वो लोग हमारे हमदर्द हैं। और यहाँ पर इनका ये भी मानना है कि इस तरह की जो प्रोग्राम तकारीब होती है उससे ऐसे लोगों के चेहरे भी बेनकाब होते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मेहताब आलम, News 18 भोपाल।